वेलकम बैक। सो आज शुरू करेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। और वेटेज वाइज ये जो चैप्टर है, इसका वेटेज वैसे तो नॉर्मल सेशंस में जब हम देखते थे तो 6 मार्क्स तक का ये चैप्टर आ जाता था। और इस चैप्टर से कई बार 6-6 नंबर के फुल लेंथ क्वेश्चंस भी देखे गए, पर इस साल काफी बड़ा पोर्शन इस चैप्टर का डिलीट हुआ। तो अब मुझे लगता है कि इशू और रिडम्पशन दोनों मिलाकर अप टू 6 मार्क अगर आता है तो उसमें इशू का वेटेज ज्यादा रहने वाला है। रिडम्पशन कैन बी आस्क्ड अप टू 3 मार्क्स आई गेस, उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और हो सकता है इस चैप्टर से कुछ भी ना पूछा जाए, दोनों ही सिचुएशंस बन सकती हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। कुछ नहीं पूछा जाएगा तो कोई इशू नहीं है, पर अगर पूछ लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए इसे पढ़ रहे हैं हम, और जितना आपको सीबीएसई रिलेटेड पढ़ना चाहिए या आपके बोर्ड्स के हिसाब से पढ़ना चाहिए उतना तो मैं बता ही देता हूँ इस चैप्टर में होता क्या है। सो रिडम्पशन एज द नेम सजेस्ट दैट मीन्स वी आर रीपेइंग द मनी which we have taken in the form of debentures from the public। हमने पढ़ा था इशू ऑफ डिबेंचर्स में कि डिबेंचर एक डेट है, एक लोन है, और लोन की एक क्वालिटी होती है, एक फीचर होता है दैट एट द एक्सपायरी ऑफ द टर्म यू हैव टू रीपे द वैल्यू। तो यहां रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं बोला जाता, यहां उसे हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर बुलाते हैं। अब डिबेंचर रीपे तो करने ही करने हैं, पैसा तो वापस करना पड़ेगा, आपने लोन लिया है तो रिडम्पशन होता किस तरीके से? रिडम्पशन के भी अलग अलग वेज होते हैं। रिडम्पशन इन कैश होता है तो लमसम भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। इवन रिडम्पशन भी काइंड में हो सकता है कि जहां पे हम कन्वर्जन मेथड यूज करते थे कि रिडम्पशन डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। एंड एक ओपन मार्केट परचेज भी एक तरीका होता है जिससे डिबेंचर्स को रिडीम किया जा सकता है। बट खैर ये सारे टॉपिक्स अब इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें सिर्फ एक ही मेथड पे, एक ही पार्ट पे फोकस करना है, वो है रिडम्पशन इन लमसम। लमसम का मतलब ये है कि हम एक साथ पूरा अमाउंट एक्सपायरी ईयर में, जिस ईयर पे रिडम्पशन ड्यू हो रहे हैं, रिडम्पशन के लिए डिबेंचर जो है वो ड्यू हो रहे हैं रिडम्पशन के लिए, उस ईयर में हम एक साथ बल्क अमाउंट उठाकर रीपे कर देंगे टू द डिबेंचर होल्डर्स। कैसे करते हैं, क्या एंट्रीज होती हैं, चलिए वो जानते हैं। तो रिडम्पशन जो होता है वो एट पार और एट प्रीमियम ही हो सकता है, डिस्काउंट पे क्यों नहीं होता, पिछले सेशन में बताया था। दो एंट्रीज होती हैं रिडम्पशन को लमसम में रीपे करने की, जैसे इशू इन लमसम की दो एंट्री होती थी, एक ड्यू और दूसरा एक रिसीविंग एंट्री और एक ट्रांसफर एंट्री। यहां पर भी वैसे ही है, एक ड्यू एंट्री है और एक पेमेंट की एंट्री है, फाइनल पेमेंट की एंट्री है। तो पहला हम देखते हैं पार वाली एंट्रीज। तो पार की एंट्री है डैश परसेंट डिबेंचर, जो भी क्वेश्चन में जितने भी परसेंटेज डिबेंचर्स होंगे और जिस डेट पे रिडीम हो रहे होंगे उस डेट पे हम ये एंट्रीज पास करेंगे। लेट्स से 12% है तो 12% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, 13% है तो 13% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, या जो भी एक्स वाई जेड परसेंटेजेस हैं, dash percent debentures account debit to debenture holders. So this entry indicates that the debentures are now due for redemption. सेकेंड एंट्री पेमेंट की एंट्री है और वाया बैंक ही हम पे करते हैं, इसलिए डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये दो एंट्री सिंपल पास करके हमारा रिडम्पशन हो जाता है। वही अगर हमने प्रीमियम में किया है तो बस फर्क यहाँ पे ये है कि प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट अलग से डेबिट हो रहा है, बाकी दोनों एंट्री पूरी पूरी सेम है। आप देख सकते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट है, प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट डेबिट है टू डिवेंचर होल्डर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स टू बैंक। तो सेकंड वाली जो एंट्री है, पेमेंट वाली एंट्री, दोनों में सेम है, बस यहाँ प्रीमियम नहीं है और यहाँ पे प्रीमियम डेबिट हो रहा है। प्रीमियम डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे लिए लॉस है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था। तो क्या सिर्फ इतना ही करना है रिडम्पशन में? क्या इसके आगे पीछे कोई और काम नहीं है? बिल्कुल है। कुछ और लीगल रिक्वायरमेंट्स है, या मैं बोलूंगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत हमें कुछ और पार्ट करना पड़ता है पहले, उसके बाद ही हम रिडम्पशन करते हैं, हम डायरेक्टली रिडम्पशन नहीं करते। चलिए वो भी समझते हैं वो क्या है। रिडम्पशन की एंट्री तो दो ही है, एक पार और एक प्रीमियम की, एक ड्यू और एक पेमेंट। बट उसके आगे पीछे बहुत सारा और काम करना कंपनीज के लिए मैंडेटरी है। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, और पहले की जो एक्ट थी 1956, उसने कंपनीज पे बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं डिबेंचर्स इशू करते टाइम। डिबेंचर इशू करना अपने आप में एक नेगेटिव होता है, इसके ऊपर हम बात कर ही चुके हैं। और जो कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है वो पहले ही गवर्नमेंट की नजरों में थोड़ी सी डाउटफुल हो चुकी है कि ये कंपनी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है अपने शेयर्स को बेचने में, एंड पीपल आर नॉट ट्रस्टिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई यू आर ऑप्टिंग फॉर डिबेंचर्स।
तो ये सेम बात रीपेमेंट के लिए भी एप्लीकेबल है। तो गवर्नमेंट को डर है कि कहीं आपकी कंपनी पैसा लेकर पब्लिक का पैसा डुबा ना दे। इसी वजह से दो आपसे मैंडेटरी कंडीशंस करवाई गई हैं। पहला है क्रिएशन ऑफ डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जिसे हम बुलाते हैं, और दूसरा ऐड हुआ डीआरआई, जो कि पहले नहीं था, बाद में ऐड किया गया, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। पर्पज ऑफ दीज टू थिंग्स वर कि अगर कंपनी किसी भी केस में इंसॉल्वेंट हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है, तो कम से कम कुछ पैसा तो पब्लिक का बचा लिया जाए और उन्हें रीपे कर दिया जाए, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे और आगे फ्यूचर में किसी और कंपनी के जब डिबेंचर आए तो उस पर पब्लिक डिसट्रस्ट ना करे, वो डिबेंचर्स पब्लिक खरीदे। तो कैपिटल मार्केट्स का एक ट्रेंड बना रहे, लोगों का इन्वेस्टमेंट्स का ट्रेंड बना रहे, लोगों के इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, इसीलिए बनाया गया डीआरआर और डीआरआई का रूल। तो डीआरआर है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर हम डीआरआई के ऊपर बात करेंगे। डीआरआर है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसको बनाना मैंडेटरी है हर उस कंपनी के लिए जो डिबेंचर इशू कर रही है, और जिस ईयर में रिडेम्पशन होने वाला है उसके जस्ट पिछले साल तक, द लास्ट अकाउंटिंग ईयर, जैसे अगर आपका रिडेम्पशन 2017 में होने वाला है तो आपका 2016 की बुक्स जब क्लोज हो रही है, दैट इज 31 मार्च 2016 तक डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए। करना क्या है डीआरआर, डीआरआर में रूल ये है कि कंपनी को अपना कुछ पैसा, डिबेंचर का कुछ अमाउंट जो उन्होंने लोन के फॉर्म में लिया है, वो सेव करके रख देना है। उसके लिए भी दो कंडीशंस है। अगर आप डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो आउट ऑफ कैपिटल, तो आपको 25% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स बचाना है, और अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट्स रिडीम करने वाले हो तो 100% पैसा बचाना है। मतलब जितने के डिबेंचर है उतने का उतना आपके पास रिजर्व भी क्रिएटेड रहना चाहिए। कैपिटल और प्रॉफिट में ये लॉ क्यों है, अब इसको थ्योरेटिकली हम कभी और पढ़ लेंगे, आप एक बार रीड कर लीजिए, वहां पे दिया हुआ है सब कुछ। मेन चीजें मैं आपको बता रहा हूं, जो जो चीजें भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको ध्यान से नोट करते हुए समझिए, लिखिए और याद करिए, क्योंकि इसके अराउंड ही क्वेश्चंस आते हैं। जो 25% आउट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन तब आता है जब क्वेश्चन साइलेंट है, हमें नहीं बताया जा रहा कि आउट ऑफ कैपिटल रिडीम होने वाला है आउट ऑफ प्रॉफिट, तब ये मान लेना। पर अगर आउट ऑफ प्रॉफिट होगा तो वो बताते हैं द कंपनी इज गोइंग टू रिडीम आउट ऑफ प्रॉफिट, या फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल रिजर्व दिया रहता है, तो वहां से भी हमें पता चल जाता है कि आउट ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। रूल क्या है कि आपको डीआरआर 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर, जिस ईयर रिडम्पशन होने वाला है उसके जस्ट पहले जो अकाउंट्स की बुक्स बंद हुई हैं तब तक डीआरआर बना लेना है। डीआरआर बनाते कैसे हैं, डीआरआर बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अगर 25% से बना रहे हैं तो डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यूज का 25% से एंट्री की जाएगी। फॉर एग्जांपल 5 लाख के डिबेंचर्स हैं तो उसका आप 25% निकाल लेंगे, दैट इज 1,25,000। अगर 4 लाख है तो 1 लाख, अगर 10 लाख है तो 2,50,000, और अगर 100% से बनाना है तो 5 लाख के डिबेंचर्स है तो डीआरआर भी 5 लाख का ही बनाना पड़ेगा। 10 लाख के डिबेंचर्स है तो डीआरआर भी 10 लाख का बनाना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी डीआरआर बना हुआ है तो फिर जो डिफरेंस अमाउंट है उसके साथ हम डीआरआर बनाएंगे। ये होगी आपकी एंट्री नंबर 1, मतलब ये रिडम्पशन से पहले की पहली एंट्री है। रिडम्पशन करने के लिए मुझे ये एंट्री सबसे पहले करना जरूरी है। एंट्री का सीक्वेंस भी ध्यान से सुनिए, लिखिए, और अगर रिडम्पशन का क्वेश्चन आया तो इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो बुक्स में क्वेश्चन है उसमें यह है कि कंपनी बैंकरप्ट होती ही नहीं है। हमें जो क्वेश्चंस मिलते हैं वहां पर हम देखते हैं कि कंपनीज नॉमिनली और नॉर्मली रिडम्पशन कर रही हैं, मतलब दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज देयर डीआरआर। जो डीआरआर में उन्होंने पैसा सेव करके रखा था उसे यूज करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 12th के अंदर, जो हमारा सिलेबस है उसमें हम नॉर्मल रिडम्पशन पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स डीआरआर में रखा हुआ पैसा तो वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी ने अगर रिडेम्पशन कर दिया तो फिर इस पैसे को सेव करके लॉक करके रखने का मतलब ही क्या रहेगा। तो ये भी लॉ है कि वंस यू हैव डन द रिडेम्पशन, तो आपने जो रिडेम्पशन में पैसा सेव करके रखा था, उस कंटीजेंट सिचुएशन के लिए जो पैसा सेव करके रखा था, आप उसे वापस जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके नॉर्मल पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक और एंट्री करनी होती है, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। नाउ हियर आई हैव रिटन एंट्री नंबर 6। तो इसके बीच की 2 3 4 5 कहां गई वो भी बता रहा हूं, पहले इसको समझिए। तो डीआरआर बनाना है इस तरीके से ट्रांसफर करना है, ये दो कंडीशंस हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि सेविंग करवानी है। कंपनीज पे ट्रस्ट नहीं है गवर्नमेंट को, सेबी को, कंपनीज एक्ट को, और गवर्नमेंट नहीं चाहती कि पब्लिक का पैसा अनसिक्योर्ड रहे, डूब जाए। बस सिर्फ इतना काफी नहीं था, क्योंकि ये तो कंपनी की बुक्स में क्रिएट हो रहा है, यहां पे भी फ्रॉड होने के चांसेस है, इसीलिए डीआरआई का भी रूल आया।
डीआरआई का रूल है कि जिस ईयर रिडम्पशन हो रहा है उस ईयर के लेटेस्ट 30th अप्रैल तक, फॉर एग्जांपल रिडम्पशन हो रहा है 2017 में 30th सितंबर को, तो उसी ईयर के 30th अप्रैल तक, मतलब जिस ईयर में रिडम्पशन हो रहा है उस ईयर के 30th अप्रैल तक, अगर 31 मार्च को रिडम्पशन हो रहा है तो फिर आपको वो पिछले वाले ईयर के अप्रैल में जाना पड़ेगा। समझ आया? तो 30th अप्रैल तक, ईयर ऑफ रिडम्पशन की 30th अप्रैल तक 15% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स विच आर गोइंग टू बी रिडीम्ड, इतना आपको डीआरआई भी बनाना है। नाउ व्हाट इज डीआरआई? डीआरआई इज डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट. Companies are required to invest this value, 15% of the value, into the government securities or into the government companies, ताकि वो पैसा इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए, और गवर्नमेंट, अगर यहां पे भी फ्रॉड हो गया है तो गवर्नमेंट कम से कम वो पैसा तो रीपे कर ही देगी पब्लिक को। तो एक तरीके से हम पैसा लॉक कर रहे हैं कंपनीज का, ताकि वो फ्रॉड ना करें, वो पब्लिक के साथ कुछ गलत ना कर पाए, क्योंकि पब्लिक इज गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम द सेबी। कैपिटल मार्केट्स का पूरा ट्रस्ट ब्रेक हो जाएगा अगर ये गड़बड़ हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो मेजर्स है, ये सिक्योरिटी मेजर्स है गवर्नमेंट के साइड से, कंपनी एक्ट के साइड से। हमारे कैपिटल मार्केट की जो वाइब्रेशंस है वो स्ट्रांग रहे, लोग कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते रहे, वरना लोग हमेशा बैंक में ही पैसा डालते रहेंगे, लोग डिबेंचर्स और शेयर्स खरीदना छोड़ देंगे, और इंडिया में वैसे भी बहुत ही कम लोग शेयर मार्केट्स करते हैं। खैर, इस पर हम कभी और बात कर लेंगे। तो पहली एंट्री है इन्वेस्टमेंट क्रिएट करने की, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। दैट मींस हमने 15% पैसा जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, इसलिए टू बैंक, बैंक से हमारा पैसा चला गया। ये एंट्री कब करनी है आपको? ईयर ऑफ रिडम्पशन के 30th अप्रैल पे करनी है। 1 अप्रैल भी कर सकते हैं, डेडलाइन 30th अप्रैल रहती है। मतलब अगर आपने डीआरआई नहीं किया तो आप रिडम्पशन भी नहीं कर सकते, ये भी मैंडेटरी है। तो आपको ये एंट्री नंबर 2 है, मतलब एंट्री नंबर 1 है डीआरआर बनाना, एंट्री नंबर 2 है डीआरआई बनाना। सीक्वेंस यही रहेगा, पहले डीआरआर बनाना है, फिर आपको डीआरआई बनाना है। अगर आपने सीक्वेंस ब्रेक किया, गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ध्यान से देखिए, एंट्री नंबर 3, उसके बाद यह है कि जो डेट ऑफ रिडम्पशन आई, जैसे मैंने बोला था कि 30 सितंबर 2017 में आप रिडम्पशन करने वाले हो, तो 31 मार्च 17 को आपने डीआरआर बना लिया, एंट्री नंबर 1। 30th अप्रैल आपने डीआरआई बना दिया, एंट्री नंबर 2। एंड 30th सितंबर पे अब हम जब पहुंचेंगे तो हम पहले डीआरआई को डिस इन्वेस्ट करेंगे, सेल आउट करेंगे, क्योंकि हमने ये पैसा सेव क्यों किया था? क्योंकि हम रिडम्पशन के लिए पैसा जोड़ना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ये पैसा रिलीज करने के लिए बोलती है, मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेल आउट करके पैसा रिकवर कर सकते हो, सो दैट यू कैन डू द रिडम्पशन एज वेल। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई, इस एंट्री का मतलब है हमने जो 15% पैसा सेव किया हुआ है नॉमिनल वैल्यू का, वो अब हम वापस सेल आउट करके पैसा लेकर आ रहे हैं। कई बार इसमें इंटरेस्ट मिल जाता है, तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट अर्न भी आ जाता है, बट वो चांसेस कम है। तो पहला डीआरआई बनाना है, दूसरा डीआरआई बेचना है। अभी तक हमने 3 एंट्री कर ली है और अभी रिडम्पशन नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है रिडम्पशन करने के लिए इन 3 एंट्रीज का करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। विदाउट डूइंग दीज 3 एंट्रीज आप रिडम्पशन कर ही नहीं सकते। इसलिए मैंने बोला था कि रिडम्पशन इन लमसम का अगर क्वेश्चन आता है तो वो 3 मार्क्स में नहीं, ज्यादा में आता था। पर अब देखते हैं, इस साल हो सकता है हमसे एमसीक्यूज ही पूछ लिए जाए, हो सकता है हमसे एक आध एंट्री पूछी जाए, बाकी पूरा क्वेश्चन फिलअप हो सकता है हमसे मिसिंग फिगर क्वेश्चंस पूछ ले जाए, तो भी हमें ये सारे बेसिक्स पता होना बहुत जरूरी है। तो पहली एंट्री डीआरआर बनाने की, दूसरी एंट्री डीआरआई क्रिएट करने की, तीसरी एंट्री डीआरआई को सेल करने की विद द रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस। याद कर लो, समझ लो अच्छे से। उसके बाद है एंट्री नंबर 4 एंड एंट्री नंबर 5। वो क्या है? वो है रिडम्पशन की एंट्रीज, जो अभी मैंने आपको बताई थी। या तो रिडम्पशन एट पार होगा, या तो रिडम्पशन एट प्रीमियम हो रहा होगा। तो 5 एंट्रीज, सीक्वेंस फिर से। फर्स्ट, क्रिएशन ऑफ डीआरआर एंड द डेट्स आर आल्सो फिक्स्ड। याद रखें, 31 मार्च और द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। 30th अप्रैल डीआरआई, डेट ऑफ रिडम्पशन डीआरआई को सेल करना, डेट ऑफ रिडम्पशन डिबेंचर्स को ड्यू करना, एंड डेट ऑफ रिडम्पशन ड्यू डिबेंचर्स की पेमेंट करना। तो ये 5 एंट्रीज हो चुकी हैं, इसी ऑर्डर में करना है। कोई भी इलस्ट्रेशन उठाकर देख लो, ऐसे ही कर रहे होंगे। लास्ट जो हमने डीआरआर बनाया था वो तो यूज ही नहीं हुआ, तो हम उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करके डीआरआर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। दैट मींस दिस इज योर एंट्री नंबर 6 एंड दैट इज व्हाई आई रोट हियर नंबर 6। अगर आपने इन 6 एंट्रीज को ध्यान से सुना है, समझा है, लिखा है, और सीक्वेंस को आपने समझ लिया है, तो फिर रिडम्पशन और डिवेंचर चैप्टर आपका खत्म हो गया। आपको इस चैप्टर में सिर्फ इतनी ही मेहनत करनी है। ज्यादा बेटर होगा आप इसके कम से कम
पांच इलस्ट्रेशंस देख लें, इन 6 एंट्रीज वाले 5 इलस्ट्रेशंस देख लें, रिडम्पशन इन लमसम के मोर देन इनफ है। थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ लें डीआरआर डीआरआई की, इससे ज्यादा इस चैप्टर में मेहनत करने की जरूरत आपको नहीं है। तो वही है कि इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बताऊं तो थ्योरेटिकली आप जो पूरी की पूरी थ्योरी है डीआरआर डीआरआई वाली रिडम्पशन की, वो ध्यान से पढ़े। हो सकता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन सीधे सीधे एमसीक्यूज में ही पूछ लिया जाए या थ्योरी में पूछ लिया जाए। और अगर आपको प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ लमसम के प्रैक्टिस करें, ड्रॉ फ्लॉट्स के नहीं करें, ओपन मार्केट परचेज नहीं करें, कन्वर्जन नहीं करें। आपकी बुक्स में अगर दिया हुआ है तो वो नहीं पूछा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स।